अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज शहर को दरपेश मसाइल से मुताल्लिक एक के बाद एक केस की समाअत हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट शहरी और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सख्त बरहम नजर आई। अदालत ने शहर में सफाई की सूरत हाल और के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के हवाले से सख्त रिमार्क्स दिए और शहर से बिल बोर्ड्स हटाने का हुक्म दिया। और ये उस वाक़े के बाद हुआ है जो कराची में बारिशों में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। एक शहरी के ऊपर, दो शहरियों के ऊपर बिल बोर्ड गिरा, जो आप अपने सामने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और अदालत ने आज वाज़ेह किया कि सर्कुलर रेलवे इसी साल चलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने कराची में बारिशों के दौरान बिल बोर्ड गिरने से मुताल्लिक केस की समाअत की। इस मौके पर कमिश्नर कराची की जानिब से बिल बोर्ड के मामले पर रिपोर्ट पेश की गई और एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि बिल बोर्ड गिरने का मुकदमा दर्ज किया है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि बिल बोर्ड किसने लगाया था, जिस पर एसपी साउथ ने बताया कि 2 मुल्जिमान और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इन्हें तलाश कर रहे हैं। इस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी 5 साल तक तहकीकात चलती रहेंगी। जबकि चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया और पूछा कि क्या मुल्जिमान समंदर के नीचे चले गए हैं। अदालत में फजूल बातें मत करो, जाओ और उनको आधे घंटे में ढूंढ कर लाओ। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि पूरे शहर में बिल बोर्ड लगे हुए हैं, हर जगह आपको बिल बोर्ड नजर आएंगे। अगर ये बिल बोर्ड गिर गए तो बहुत नुकसान होगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि 5 साल की तहकीकात कराते हैं कि किसने बिल बोर्ड लगाए। साथ ही चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इमारतों पर इतने बिल बोर्ड लगे हुए हैं कि खिड़कियां बंद हो गई हैं, हवा और रोशनी आना ही बंद हो गई है। एफटीसी पर सारी खटारा इमारतों पर बिल बोर्ड लगे हुए हैं। ये तो कानून की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है। हर बंदा खुद मार्शल लॉ बना बैठा है। सिंध हुकूमत की रिट कहां पर है? वजीर आला सिंध हेलीकॉप्टर पर जाते हैं, घूमकर वापस आ जाते हैं। लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सबसे ज्यादा बिल बोर्ड रिहायशी इमारतों पर लगे हैं। आप लोगों ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है। कोई कराची के मामले पर संजीदा नहीं है। माफिया हुकूमतों को पाल रही है। हुकूमतें इस माफिया का क्या बिगाड़ेंगी? अगर कुछ किया तो हुकूमतों का दाना पानी बंद हो जाएगा। कराची को हर कोई तबाह कर रहा है। शहर से हर कोई अपने हिस्से की बाल्टी भरकर चला जाता है। यहाँ लोग एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। यहाँ लगता है सबके सब माफिया बने हुए हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को पूरे शहर से बिल बोर्ड और साइन बोर्ड हटाने का हुक्म देते हुए कहा कि इस मामले में वो मुकम्मल बाइख्तियार हैं। तमाम सरकारी मकामात से बिल बोर्ड हटा दिए जाएं और निजी इमारतों पर लगे खतरनाक साइन बोर्ड भी उतार दिए जाएं। बिल बोर्ड से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने शहर में सफाई की सूरत हाल से मुताल्लिक भी सख्त रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि शहर में सफाई का जिम्मेदार कौन है? कोई है जो इस शहर को साफ करे? आपका आना जाना उस जगह से है जहां शहर साफ होता है। बच्चे गटर के पानी में रोज डूबते हैं। मेरी गाड़ी का पहिया भी गटर में चला गया था। ये भी आप लोगों का शहर है। मुझे तो लगता है कराची के लोगों के साथ दुश्मनी है। इस शहर से सिंध हुकूमत और लोकल बॉडीज की भी दुश्मनी है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने मेयर कराची वसीम अख्तर से मुताल्लिक सख्त रिमार्क्स दिए और उनकी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेयर कराची भी शहर से दुश्मनी निकाल रहे हैं। लोगों ने उनको वोट दिया था कि कराची के लिए कुछ करेंगे। मेयर कराची कहते हैं मेरे पास इख्तियारात नहीं है। अगर इख्तियारात नहीं है तो घर जाओ, क्यों मेयर बने बैठे हो? साथ ही चीफ जस्टिस ने मेयर कराची से पूछा कि आप कब जाएंगे, जिस पर वसीम अख्तर ने कहा कि 28 अगस्त को मेरी मुद्दत खत्म होगी। इस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि जाओ, जान छूटे शहर की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स जारी रखते हुए कराची को बनाने वाला कोई नहीं, उन्होंने कहा, और लोग आते हैं जेब भरकर के जाते हैं, शहर के लिए कोई कुछ नहीं करता। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर भी बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि के इलेक्ट्रिक वाले भी यहाँ मजे कर रहे हैं। बिजली वालों ने बाहर का कर्जा कराची से निकाला है। रोज 8-10 लोग करंट लगने से मर जाते हैं। शहर में घंटों घंटों की लोड शेडिंग जारी है। किसी की इतनी हिम्मत कि वो कराची की बिजली बंद करे? के इलेक्ट्रिक ने अरबों खरबों के हिसाब से कमा लिया है। के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। के इलेक्ट्रिक के सीईओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। के इलेक्ट्रिक की पूरी इंतजामिया का नाम ईसीएल में शामिल किया जाए। हम हुक्मनामा भी जारी करेंगे। चीफ जस्टिस ने कराची के मसाइल हल ना करने पर हुकूमत और इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली केस की भी समाअत हुई और अदालत ने सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुताल्लिक सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया, उन पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को मुखातिब करते हुए कहा कि हमने आपको सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए जो वक्त दिया था वो खत्म हो रहा है।
हम आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। जिस पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने अदालत को बताया कि सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर 24 मकामात पर फाटक थे और रेलवे ट्रैक की बहाली के बाद तमाम रास्ते बंद हो सकते थे, इसलिए 24 में से 10 मकाम पर अंडर और ओवर पासेस बनाए जाएंगे, जिसके लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं और इसी हफ्ते टेंडर का अमल मुकम्मल हो जाएगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इस तरह ही वक्त बढ़ाते जाएंगे या ये मुकम्मल भी होगा। सुपर हाईवे पर अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, आप मंसूबे में 5 से 10 साल लगा देंगे, कितने वक्त में ये गेट बन जाएंगे? जवाब में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने कहा कि 6 माह का वक्त लग जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ये सोच लें कि ट्रेन इसी साल चलनी है। इसके साथ ही कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का काम तेज करने के अहकाम देते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई। आज सुप्रीम कोर्ट में कराची में तजावुजात और तामीरात से मुतालिक अहम केसेस की समाअत में भी अदालत ने अहकामात जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल एविएशन की ज़मीनों पर कब्जा ख़त्म कराने से मुतालिक केस की समाअत की और एयरपोर्ट के करीब सिविल एविएशन की ज़मीन पर पार्क बनाने की हिदायत करते हुए मजीद कमर्शियल काम करने से रोक दिया और हुक्म दिया कि एयरपोर्ट को जितना कमर्शियल करना था कर दिया, मजीद ना करें। क्या कराची में कुछ बेहतर होगा? ये मेयर जा रहे हैं, इख्तियारात का कहते रहे, क्या कोई ऐसा बल्दियाती निज़ाम ही आएगा सबके इत्तफाक के साथ कि जिसमें एक बाइख्तियार मेयर हो और कराची के लिए कुछ हो सके? वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब जो आज अदालत में भी मौजूद थे, हमारे साथ मौजूद थे। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब आज आप अदालत में भी थे और कराची की जब बात आए, कराची की सफाई का मसला, दूसरे मामलात के हवाले से बात आती है, ये फिर आज आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कुछ बेहतर हो सकता है कराची के लिए? किसी एक मिनिमम कोई कंसेंसस ही कर लें, कोई इस मेयर को ही इख्तियारात दे दें आइंदा? शायद देखें, एक तो ये सोच बड़ी गलत है कि सिर्फ मेयर ही लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट एक पूरा निज़ाम है और निज़ाम के अंदर सिर्फ एक फ़र्द नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कराची के किसी डीएमसी के चेयरमैन ने कहा कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। कराची की 6 डीएमसी से 4 एमक्यू के पास है, किसी ने नहीं कहा कि मेरे पास इख्तियारात नहीं, इसलिए कि उनके पास इख्तियारात भी हैं और वो उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत की बात है, मैं ऑब्जर्वेशंस पे नहीं जाऊँगा। चीफ जस्टिस साहब कहा कि वो जिस तरह की ऑब्जर्वेशन चाहे दें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत के पास सिवाय से कोई ऑप्शन नहीं है कि हम डिलीवर करें, इसलिए कि अगर कहीं से भी कोई एतराज़ आता है तो तनकीद की जद में सूबाई हुकूमत होती है। यहाँ जो वफाकी हुकूमत है वो हमारी मुखालफत है और वो तय किए बैठी है कि किस तरह हमें सिंध हुकूमत को ख़राब करना है। जो बल्दियात में मेयर साहब हैं या उनके जो एमक्यू के और लोग बैठे हैं वो तय किए बैठे हैं अपने मरकजी तालीम के साथ मिलकर कि सिंध हुकूमत को कैसे ख़राब करना है। हम जो इख्तियार सूबाई हुकूमत का नहीं है, जो बल्दियाती इदारों का है, उसको भी ऑन करते हैं, उस पर भी अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं और वफाकी हुकूमत को जो काम करना चाहिए सूबे के अंदर या कराची शहर के अंदर खुसूसन, वो भी वो नहीं कर रहे हैं। हालांकि ऐलानात उन्होंने बड़े किए, 2 साल में एक दिने का काम नहीं किया है। सिंध हुकूमत वाहिद हुकूमत है। मगर सईद गनी साहब, अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम हुआ है जो कि 2018 में काफ़ी हद तक हो गया था, ग्रीन लाइन का वो वफाक ने किया, फिर 3 ब्रिजेस का इफ्तिताह किया गया, तो वो सारा का सारा वफाक की तरफ से बहुत काम किया गया है, किसी दूसरे सूबे में इस तरीके से नहीं किया गया है, कराची में किया गया है, सिंध में। अगर आप ये समझते हैं कि जो शुरू में तो लागत गालिबन 16 अरब रुपए बताई गई थी इस ग्रीन लाइन की, अगर वो कराची के लिए काफ़ी हैं तो ठीक है, या एक आध कोई और ब्रिज अगर बना दिया, 2-4 अरब रुपए का और काम कर दिया, आप समझते हैं काफ़ी है तो आप कह सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना याद कर रहा हूँ आपको कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद कराची के लोगों की, अपने इत्तेहादियों की और पीटीआई की कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने जो तजावीज़ दी थी कराची के लिए वो 160 अरब रुपये से ऊपर की स्कीम थी, उनमें से कोई एक स्कीम भी नहीं आई है। कराची जितना बड़ा शहर शाहजेब सिर्फ सूबाई वसाइल से मुकम्मल तौर पर मसाइल से आज़ाद नहीं हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट के वसाइल से नहीं हो सकता है। सर सब ये इस बात से अगर अग्री भी किया जाए कि सिर्फ और सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के उससे नहीं हो सकता, तो इसका वफाक इदराक करते हुए अगर दे भी, मगर मसला है कि सिंध हुकूमत की एक दिलचस्पी नजर आए, ये जो तासुर है कि क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची की मेजॉरिटी वोट नहीं देती, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरजीहात में नहीं है कराची में डिलीवर करना। यह आपको शायद सूबाई हुकूमत की हद तक तो बेनिफिट करेगा, मगर अगर वफाक में राइज करना चाहती है पीपल्स पार्टी, पंजाब में तो आपको दोबारा वोट नहीं मिलेगा जब तक आप कराची को के चेहरे को ठीक नहीं करेंगे। आपको बार बार कराची ही आड़े आता है कि जी गवर्नेंस देखें, कैसे वोट पड़ेगा आपको? शाहजेब, मैं तासुर की हद तक तो आपकी बात से इत्तफाक करता हूं कि ये तासुर पैदा किया गया है, लेकिन अगर आप फैक्ट्स पे जाएंगे ना तो ये बात गलत है। मैं लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर रहा हूं, लोकल गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट का बजट था वो मोर देन 70% कराची के लिए था। हेल्थ सेक्टर का अगर आप उठा के देख लीजिए तो 50% से ज्यादा 58% जो है वो कराची के ऊपर खर्च होता है। ये कहना बड़ा आसान है कि जी हमने किया कुछ नहीं। अभी मैं सिर्फ आपको बता दूं ना, 6 बड़े मंसूबे जो हम बैनुल अक़वामी इदारों के ताबून से कर रहे हैं, जिनकी लागत 202 अरब रुपए से जायद की है।
जो अगले 2-3-4 वर्षों में कराची के अंदर मुकम्मल होने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कराची में 202 अरब के वो मंसूबे हैं जो बैनुल अक़वामी इदारों के ताउन से कर रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हम करने जा रहे हैं, वो भी कोई 50 अरब से ज्यादा के मंसूबे हैं। इस साल जो हमारी प्रोविंशियल एडीपी के उसके अंदर तो 25 अरब रुपए हमने रखे हुए हैं। मतलब ये आप क्या आप पैसे रख के खर्च नहीं करते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या पैसे रख के खर्च नहीं करते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप नहीं दे सके, वेस्ट मैनेजमेंट आप नहीं दे सके, पानी का मसला आप नहीं हल कर सके। लाहौर में बाकायदा तौर पर एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ शहबाज शरीफ के दौर में जबरदस्त काम होता था, लाहौर साफ नजर आता था, सड़कें भी अच्छी, ट्रांसपोर्ट का निजाम भी। ये कराची में आप बजट इतना रखते हैं तो क्या खर्च नहीं करते हैं, सिर्फ किताबों में रख देते हैं? मैं आपसे कर दूं, कभी पंजाब में किसी ने ये कहा है कि ये जो कचरा उठाने का काम सूबाई हुकूमत क्यों कर रही है? कोई नहीं कहता। अच्छा, यहाँ पर हमने खुशी से थोड़ी किया, ये काम तो डीएमसीज का था। जब उनसे नहीं हो रहा था, कराची में कचरे के ढेर लगे हुए थे, तनकीद हम पे हो रही थी, हमने एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया कि जनाब जिस डीएमसी को मदद की जरूरत है हमसे मदद ले ले। उसमें एक एक करके डीएमसीज ने हमसे रुजू किया। साउथ में काम शुरू हुआ, मलीर में काम शुरू हुआ, ईस्ट में काम शुरू हुआ। सेंट्रल हमारे पास नहीं है आज भी। वेस्ट में भी चाइनीज कंपनी प्रॉपर काम नहीं कर सकी, हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। अब अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की फुटेजेस दिखा के आप गालियां मुझे देना शुरू कर दें तो ठीक है, कोई देता रहे, लेकिन वो काम मेरा नहीं है भाई। तो सर इस मसले को सिंप्लीफाई करने के लिए, इस मसले को सिंप्लीफाई करने के लिए कि जो क्रेडिट है आपका जो गिला है कि जी वो तो दूसरे ले जाते हैं और ब्लेम सारा का सारा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आइंदा एक ऐसा बल्दियाती निज़ाम क्यों नहीं बना देते? और 18वीं तरमीम की रूह से कि अगर वफाक ने सूबों का इख्तियार देना है तो सूबों ने भी निचली सतह पर उसको मुंतकिल करना है कि ये डिबेट ही ना हो। जिसका भी मेयर आए वो ये ना कह रहा हो मेरे पास इख्तियार नहीं है, वो एम्पावर्ड मेयर हो और वो डिलीवर करता नजर आ रहा हो। ये अगले आइंदा के लिए निज़ाम बनाने पर कंसेंसस क्यों नहीं कर लेते? शाहजेब, मैं देखें वो कानून में तब्दीली करने का हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम एमक्यूएम के इत्मीनान के लिए तो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं बनाएंगे ना, ये तो असेंबली का इख्तियार है। 2001 का कानून अगर वो चाहते हैं जो पूरे मुल्क में कहीं नहीं है, तो भाई हम अपने सूबे में कैसे लगाएंगे? असेंबली के ऊपर हम बुलडोज करेंगे कि नहीं? चूंकि एमक्यूएम की ख्वाहिश आप करें, मतलब 2001 का ना लाएं, मगर कोई ऐसा निजाम तो लेके आए ना जिसमें मेयर इंपावर्ड हो, क्योंकि सिंध असेंबली में तो आपकी मेजोरिटी है, जो आप चाहेंगे वही होगा। नजर तो आए कि जी कराची के आपके ऊपर भी ब्लेम ना आ रहा हो, फिर आपके ऊपर भी ब्लेम ना आए फिर, और मेयर का इख्तियार भी नजर आ रहा हो कि जी आप मेयर से सवाल कर सके कि हर लिहाज से फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली आजाद है वो। शाहजेब, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मेयर अकेला लोकल गवर्नमेंट का निजाम नहीं है। ये क्यों बार बार कहा जाता है कि मेयर भाई डीएमसी ज्यादा पावरफुल है उनसे, उनके पास ज्यादा इख्तियार है, उन्हें डिफॉल्ट की चीजें। डीएमसी भी लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा है, डीएमसी का चेयरमैन भी लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा है। यूसीज को पहले 2 लाख रुपए महीना मिलते थे, हम 5 लाख रुपए महीना दे रहे हैं, हर यूसी को दे रहे हैं, अरबों रुपए हमने बढ़ाए उनके पैसे, और यूसी के लिए 5 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी मेयर बेख्तियार है, वो कह रहे हैं इसलिए कि वो कह रहे हैं कि बेख्तियार है, तो इसलिए कुछ है ही नहीं, ऐसा गलत है। लोकल गवर्नमेंट के निजाम के पास इख्तियारात हैं, अफराद मुख्तलिफ हैं, सतह सही सब फिर ये इस पे कंसेंसस कर लेंगे। अब जो हो गया 12 साल से आपकी हुकूमत है कि कराची के पानी के मसले, कराची की सफाई के मसले, कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसले, ये आपको अंदाजा है कि ये हल किए बगैर पीपल्स पार्टी का खुद का नेशनल लेवल पर राइज करना मुमकिन नहीं है। आपका कोई संजीदा कोशिश कर रहे हैं इसके लिए कि जी ये मसला आपने बाकी 3 साल में एड्रेस करना है? शाहजेब, मैं आपको अभी कह चुका हूँ, एक तरफ लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, एक तरफ वफाक के नुमाइंदे हैं। इन दोनों के पास जान छुड़ाने का रास्ता है कि वो हमें ब्लेम करते हैं, हमारे पास ये रास्ता नहीं है। हम तो उनके गुनाहों की सजा भी भुगतते हैं और तनकीद का निशाना बनते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं और हम उसके लिए ज्यादा काम करना चाहते हैं। हम इस तासुर को अपने काम के जरिए गलत साबित करना चाहते हैं। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पानी के काम में ताखीर हुई, लेकिन उसकी वजूहात को भी देखने की जरूरत है कि उसके असबाब क्या थे, उसमें फेडरल गवर्नमेंट का किरदार क्या था, अगर उसमें कई खराबियां पैदा हुई तो सिंध हुकूमत का उसके अंदर किरदार क्या है। बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि जी 25 अरब का मंसूबा 100 रुपए लेके चले गए। तो भाई कोई बात तो करे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ब्लेम गेम से अब आगे बढ़े और कराची शहर के लिए कुछ ना कुछ डिलीवर हो, क्योंकि मामला साल से चले आ रहे हैं। बट सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया, सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद हम खबरों पर बात करेंगे, खासतौर से पंजाब में क्या हो रहा है इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो खुद तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है। 2 साल हो गए हैं, मगर गवर्नेंस और परफॉर्मेंस के मसाइल के साथ साथ वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का तासुर मुसलसल खराब हो रहा है। अगर सूरत हाल यूं ही चलती रही तो नुकसान खुद तहरीक इंसाफ का होगा, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ के इंतखाबी नताइज पूरे मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होते हैं, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ये समझते हैं कि उस्मान बुज़दार ही पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे। मगर अब 2 साल हो चुके हैं।
सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी है। ये तासुर हर गुजरते दिन के साथ मजीद गहरा होता जा रहा है कि उस्मान बुज़दार खुद से बात नहीं कर सकते, किसी के कहने पर चलते हैं, इंटरव्यू नहीं दे सकते, जो उन्हें कहा जाता है वही कह देते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी ऐसा ही हुआ। मीडिया से बात करते हुए उस्मान बुज़दार से जब नैब के हवाले से सवाल पूछा गया तो सुनिए वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान ने उन्हें क्या मशवरा दिया। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और शुरू आपकी भी सियासी जमात वहाँ से भी आवाज़ आई कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि कौन आपके सबसे बड़े सूबे के कौन आपके सबसे बड़े सूबे के कौन आपके सबसे बड़े सूबे। दाएं बाएं से इनपुट आना एक अलग बात है, मगर बाकायदा तौर पर डिक्टेट किया जाना एक अलग बात है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए जब मीडिया से बात करते हुए उस्मान बुज़दार को उनके दाएं बाएं खड़े अफराद बताते रहे कि उन्हें क्या बोलना है। पहले होता था, समझ में आता था, मगर 2 साल बाद भी यही हो रहा है। अब वहाँ पे भी करप्शन के केसेस भी हैं। कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए सबको साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अब थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा इंतजार करें। खान साहब ने जो वादे किए इंशाल्लाह सारे पूरे होंगे। सबसे बड़ा मसला कौन सा है सूबे के अंदर? क्या पंजाब जो इमरान खान साहब का विजन है नए पाकिस्तान के लिए, हम उसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। उस्मान बुज़दार मीडिया से दूर रहते हैं और जब मीडिया के सामने आते हैं तो इस तरह की सूरत हाल का सामना होता है। सवाल उनसे पूछा जाता है, जवाब उन्हें बताया जाता है। पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव होने की हैसियत से ज़रूरी है कि वो मीडिया पर आएँ, अपनी कारकर्दगी बताएं, अपने फैसलों का दिफा करें, क्योंकि खुद वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि उस्मान बुज़दार बहुत से अच्छे इक़दाम उठाते हैं मगर वो हाईलाइट नहीं होते। अब वो मीडिया पर तो नज़र नहीं आते मगर वज़ीर आज़म ये समझते हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, आपको दाद देता हूं कि जिस तरह के आपके मैंने जो देखे इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप ये सीक्रेटली ये सारे इनिशिएटिव देते हैं, किसी लोगों को पता नहीं चलता, तो इसकी थोड़ी पब्लिसिटी भी कर दें कि वो कहते हैं जी अच्छे कामों में मैं अपना नाम सामने नहीं लाना चाहता। ज़रूरी है कि आप लोगों को भी बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह के आपके इनिशिएटिव्स देखे हैं ये इंशाल्लाह पंजाब का आगे फ्यूचर बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। जो लग रहा है मुझे कि पंजाब लीड करेगा रिकवरी पाकिस्तान की। मगर सूरत हाल ये है कि उस्मान बुज़दार ने अब तक किसी सहाफ़ी को एक मुकम्मल इंटरव्यू नहीं दिया, अपनी कारकर्दगी के हवाले से नहीं बताया। इस हवाले से वो इंटरव्यूज़ देने से हिचकिचाते रहे। 2 दिन पहले जंग अखबार में तज़कियाकार सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच का कॉलम शाया हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि जब उस्मान बुज़दार नए वज़ीर आला बने तो इंटरव्यू तय पाया, सवालात भी भेजे गए, बताया गया कि तैयारी हो रही है, मगर पंजाब हुकूमत की तरफ से खामोशी इख्तियार कर ली गई और अब 2 साल हो गए हैं, अब तक इंटरव्यू नहीं दिया गया। इसके अलावा गुज़िश्ता माह 6 जुलाई को उस्मान बुज़दार ने सीनियर सहाफ़ी कामरान खान के साथ भी इंटरव्यू का वादा किया। प्रोग्राम के मेज़बान के मुताबिक उस्मान बुज़दार को मौजू भी बताया गया, फिर सवालात मांगे गए, वो भी बता दिए गए, मगर इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग से कुछ देर पहले वज़ीर आला पंजाब और पंजाब हुकूमत के मुतालिक अफसरान गायब हो गए। पंजाब हुकूमत की खामोशी की तरफ से खामोशी इख्तियार कर ली गई। ये मसला इब्तिदा से ही रहा है। खुद उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद भी कह चुके हैं कि अभी वो ट्रेन नहीं है। मुल्तान में पासिंग आउट परेड थी, वहाँ पर आईजी साहब से सलाम लेना शायद आप पहुँच गए, वो बेध्यानी थी या आपने देखा नहीं? क्या नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। 2 साल बाद भी इसी बात का इंतजार है। उस्मान बुज़दार को चलाने के लिए ही मुसलसल ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां की गई हैं। अब तक 2 सालों में पंजाब में 5 आईजी तब्दील हो चुके हैं। पंजाब के सबसे अहम ब्यूरोक्रेट चीफ सेक्रेटरीज भी बार बार बदले जा रहे हैं। अब तक 4 चीफ सेक्रेटरीज तब्दील हो चुके हैं, 9 सेक्रेटरी हाई एजुकेशन की तब्दीली हो चुकी है। महकमा आबपाशी में अब तक 11 सेक्रेटरीज का तबादला हो चुका है। सेक्रेटरी खुराक पंजाब को 5वीं मरतबा तब्दील कर दिया गया है। हालांकि गंदुम बहरान की इंक्वायरी कमेटी ने पंजाब में सेक्रेटरी खुराक की बार बार तब्दीलियों पर तनकीद की थी। इन तब्दीलियों को गंदुम बहरान की अहम वजह करार दिया गया था। इसके बावजूद सेक्रेटरी खुराक की तब्दीलियां जारी हैं। इसी तरह सूबे के ज्यादातर डिवीजन्स और इजला में कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर, आरपीओस, डीपीओस को मुसलसल तब्दील किया जा रहा है। सिर्फ डीजी खान में 6 कमिश्नर्स और 5 डिप्टी कमिश्नर्स अब तक तब्दील किए जा चुके हैं। रावलपिंडी में पीटीआई के इक़्तिदार में आने के बाद 4 कमिश्नर्स की तैनाती की जा चुकी है। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ही नहीं, पंजाब हुकूमत में तर्जुमान भी बार बार तब्दील किए जाते रहे। जब तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत बनी, पहले तर्जुमानी के लिए फैज़ुल हसन चौहान का इंतखाब किया गया। बहैसियत वज़ीर
वज़ीर इत्तलात, उन्होंने बहुत से मुतनाज़ बयान दिए। उनका एक के बाद एक तनाज़ा सामने आता रहा, जिसके बाद 5 मार्च को फयाजुल हसन चौहान को काबीना से निकाल दिया गया। फिर उसके बाद अगले ही दिन शमशान बुखारी ने बतौर वज़ीर इत्तलात पंजाब हल्फ उठाया, मगर वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाए। मार्च 2019 में वज़ीर इत्तलात बनने वाले शमशान बुखारी को जुलाई 2019 में हटा दिया गया। फिर तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने मियां असलम इकबाल को वज़ीर इत्तलात बनाया, मगर मियां असलम इकबाल भी ज़्यादा अरसा नहीं चल सके और गुज़िश्ता साल दिसंबर में उनसे इत्तलात का कलमदान लेकर एक बार फिर से फयाजुल हसन चौहान को दे दिया गया। इसी तरह शहबाज गिल को वज़ीर आला पंजाब का तर्जुमान मुकर्रर किया गया, मगर गुज़िश्ता साल सितंबर में शहबाज गिल से भी इस्तीफ़ा ले लिया गया। मुसलसल तब्दीलियाँ की गई ताकि उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी बेहतर हो और बेहतर दिखाई जा सके। खुद वज़ीर आज़म की पंजाब पर खुसूसी तवज्जो है, वो हर दूसरे हफ्ते पंजाब में होते हैं, वहाँ काबीना के अहम अरकान से मुलाकातें करते हैं, अहम फैसले करते हैं और वज़ीर आज़म मुसलसल उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार करते रहे। मगर अब 2 साल बाद ये तासुर बहुत मजबूत हो चुका है कि तहरीक इंसाफ के लिए ये सब नुकसानदेह साबित हो रहा है, क्योंकि पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत मामूली अक्सरियत के साथ है। हुकूमत कायम रखने के लिए उस्मान बुज़दार को 184 वोट की ज़रूरत है, मगर तहरीक इंसाफ के अपने अरकान की तादाद 181 है। काफ लीग के 10 वोट उनके लिए अहम है और काफ लीग की हुकूमत से शिकायत बरकरार है और ये खबरें सामने आती रही हैं कि काफ लीग चाहती है कि उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला पंजाब रहें और अगर उन्हें हटाया जाए तो उनकी जगह परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए। और नून लीग ये इशारा दे चुकी है कि अगर परवेज़ इलाही वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार हों तो नून लीग उसकी हिमायत कर सकती है। अब सूरत हाल ये है कि उस्मान बुज़दार ही तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला पंजाब हैं, मगर गवर्नेंस के साथ साथ उनके दीगर मसाइल अपनी जगह बरकरार हैं। इसमें बेहतरी क्या अगले 3 साल में आ सकती है? सीनियर साफ़ी तज़कियाकार सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। बड़ाई साहब, आपको लगता है 2 साल में इतना सीख गए उस्मान बुज़दार के, कम से कम परसेप्शन बदले, या जो कायम अली शाह का एक परसेप्शन बन गया था वो वाला परसेप्शन अब उस्मान बुज़दार का बन गया है कि वो अगर कुछ बेहतर भी करें तो वो परसेप्शन नहीं चेंज हो सकता? डेफिनेटली देखें 2 साल में फर्क तो पड़ा होगा, लेकिन जिस तरह से इंटरव्यूज देने चाहिए एक चीफ मिनिस्टर को या जिस तरह सवालों को फेस करना चाहिए वो सूरत हाल नहीं है। आज भी उन्होंने वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कल का तो वो क्लिप चला है कि जिसमें वो ब्रीफ उनको बता रहे हैं। तो बुनियादी बात ये है कि ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है कि उनके कॉन्फिडेंस का ये हाल है कि अभी तक उन्होंने एक कोई भरपूर इंटरव्यू नहीं दिया। तो बाकी चीजें किस तरह से होंगी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे मगर आपको लगता है कि ये फार्मूला चल सकता है कि वजीर आजम इस्लामाबाद से ब्यूरोक्रेसी के जरिए और बार बार ब्यूरोक्रेसी को बदलकर एक कमजोर वजीर आला के साथ पंजाब चलाएं? अगले 3 साल में चीजें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि जाहिर है एक बेंचमार्क शहबाज शरीफ हैं जिस पर उस्मान बुज़दार बहुत कमजोर नजर आते हैं। नहीं, ये पहले भी तजर्बे इस तरह के नाकाम हो चुके हैं। हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने गुलाम हैदर वाई साहब को यहाँ चीफ मिनिस्टर बनाया। वो बड़ी अच्छी तकरीर भी करते थे, सियासी वर्कर भी थे, लेकिन कमजोर थे। असल तनाबे उस वक्त चलाते थे, खींचते थे शहबाज शरीफ साहब। आपने देखा कि वो सिस्टम नहीं चला। जो ही ऊपर थोड़ी बहुत तब्दीली हुई तो गुलाम हैदर वाई साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई और कामयाब हो गई। और उसके बाद फिर शरीफ फैमिली ने भी ये तजर्बा दोबारा नहीं किया और हमेशा शहबाज शरीफ को या किसी ताकतवर को उन्होंने यहाँ रखने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी ने ये तजर्बा किया, कायम अली शाह साहब को उन्होंने रखा, फिर उन्हें मुराद अली शाह को लाना पड़ा क्योंकि उस तजर्बे से फायदा नहीं हो रहा था। तो बुनियादी बात यह है कि जब तक आप एक ऐसा खुद मुख्तार ताकतवर चीफ मिनिस्टर जो मौके पे फैसले ना कर सके नहीं लाते, वो इफेक्टिव नहीं हो सकता। और दूसरी बात, 18वीं तरमीम के बाद अब जो वजीर आला है उसका किरदार बहुत बढ़ गया है, हत्ता कि वो वजीर आजम से भी ज्यादा ताकतवर है कई मानों में, क्योंकि वो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, सारे इख्तियारात उसके पास है और उसके पास फंड्स हैं अरबों रुपए के, जो प्राइम मिनिस्टर के पास इस तरह से डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो वो अगर इफेक्टिव चीफ एग्जीक्यूटिव ना हो तो वो आप ये देखें कि 44-45% जो है सिर्फ फंड यूज हुए हैं और बाकी जो 56% है वो वापस गए हैं, फंड लैप्स हो गए हैं जो डेवलपमेंट फंड था पिछले साल का। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद अपने फंड जो थे वो एलोकेट किए तो फिर उनको खर्च भी नहीं कर सके। तो MNAs का नुकसान हुआ, MPs का नुकसान हुआ, पंजाब का नुकसान हुआ और पैसे वापस खजाने में। मगर भाई साहब, अगर अब यहाँ से वफाक में मुआशी अशारिये बेहतरी की तरफ जाते हैं तो इसका असर पंजाब पर भी नहीं पड़ेगा? या आपके ख्याल में ये तासुर बदलने के लिए
परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए वजीर आला बदलना ही पड़ेगा। मेरा ख्याल है कोई इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनको ये तब्दीली जल्द या बदेर करनी पड़ेगी। जितनी देर करेंगे जाहिर है उससे तहरीक इंसाफ का नुकसान होगा, कॉन्स्टिट्यूंसीज का नुकसान होगा। सवाए तौसा, मियां वाली और चकवाल के किसी जगह कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। आप किसी MNA, किसी MPA से पूछें, वो आपको रो रो के हाल बताएगा कि भाई हमारा सारा काम जो है वो रुका हुआ है। तो इससे तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ का बड़ा नुकसान हो रहा है। बहुत शुक्रिया। सुहेल भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ का ही इसमें नुकसान होगा वो कह रहे थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम खबर है, आसिफ जरदारी पर फाइनली फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पाक लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। आसिफ जरदारी और दूसरे मुल्जिमान वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने आसिफ जरदारी को उन पर आयद इल्जामात पढ़कर सुनाए और बताया कि आपने बतौर सदर असरअंदाज होकर कर्ज की रकूम अपनी फ्रंट कंपनियों को जारी करवाई और बदनीयती से अपनी फ्रंट कंपनी को 1.5 अरब का कर्जा दिलवाया। आप पाक लेन कंपनी के डायरेक्टर थे और जालसाजी का मंसूबा बनाया। आपने फ्रॉड से हासिल होने वाली रकम अपने मकासद के लिए इस्तेमाल की। ये रकम जाली बैंक अकाउंट्स में भिजवाई गई, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज और आसिफ अली जरदारी का मुकालमा भी हुआ। आसिफ अली जरदारी ने जज से कहा कि मेरे वकील आज सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, आज मुझ पर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती। इस पर एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि आपके वकील को पहले से आज की तारीख मालूम थी। फारूक एशनाइक अपने मुआविन वकील को भी भिजवा सकते थे। एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि 2 सादा से सवालात हैं इंग्लिश में, आप वो सुनकर जवाब दे दें। जिस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आप अपने ऑर्डर में ये जरूर लिखें कि वकील की गैर मौजूदगी में मुझ पर फर्द जुर्म आयद की जा रही है। मुझे भी 30 साल हो गए हैं ऐसे केसेस में लड़ते लड़ते। इस पर एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि फिर तो आपको फर्द जुर्म आयद करने पर एतराज नहीं होना चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैंने पाकिस्तान को 18वीं आईनी तरमीम दी, इसलिए मुझ पर दबाव डालने के लिए सियासी तौर पर ये केस बनाए जा रहे हैं। नैब वालों से कहें कि ये सही काम करें, बाद में ये मुझसे पाँव में बैठकर माफिया मांगते हैं। अदालतों को गैर जानिबदार रहकर फैसला देना चाहिए। अदालत उसूलों पर चले तो बेहतर है। जज एहतसाब अदालत ने कहा कि हम इंशाअल्लाह उसूल पर ही चलेंगे। कानून सबके लिए बराबर है, इसीलिए हमने 1 सितंबर को गवाहों को बुलाया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पाक लेन केस में 17 मुल्जिमान हैं, जिनमें से एक मुल्जिम असलम मसूद वादा माफ गवाह बन चुका है, जबकि 3 मुल्जिमान मोहम्मद यूनुस, अजीज नईम, इकबाल मेमन इश्तिहारी हैं। और आज आसिफ अली जरदारी समेत 13 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अदालत ने 3 अहम गवाहों को 1 सितंबर को रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया है। पाक लेन केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर संगीन इल्जामात हैं। JIT ने ये इल्जाम लगाया था कि इस पूरे केस में साबिक सदर ने कौमी खजाने को 3 अरब 74 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। JIT रिपोर्ट के मुताबिक जाली अकाउंट्स के लिए कराची के इलाके सदर में एक बिल्डिंग का एड्रेस इस्तेमाल किया गया। ये बिल्डिंग पाक लेन कंपनी की मिल्कियत में थी, इसलिए पाक लेन कंपनी का जाली अकाउंट से गहरा ताल्लुक है। इस कंपनी के 25% शेयर्स आसिफ अली जरदारी और 25% शेयर्स बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम पर हैं। JIT रिपोर्ट में बताया गया है कि आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम है कि वो अपने फ्रंटमैन के जरिए इस कंपनी को चलाते रहे और इससे फायदा उठाते रहे। इसके अलावा भी आसिफ अली जरदारी पर बहुत से इल्जामात हैं और ये इल्जामात जाली अकाउंट्स की तहकीकात के दौरान सामने आए। नवंबर 2015 में फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की दरख्वास्त पर FIA कराची के एंटी करप्शन यूनिट ने कुछ मखसूस बैंक अकाउंट्स की तहकीकात का आगाज किया, जिनसे अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई थी। FIA ने मुकदमा दर्ज किया। मामला कराची की बैंकिंग कोर्ट में चला गया, लेकिन केस को सुस्तरवी का सामना रहा, जिसके बाद 5 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में JIT बना दी, जिसकी सरबराही FIA के एडिशनल डायरेक्टर एहसान सादिक ने की। फिर JIT ने 16 रेफरेंसेस दायर करने की सिफारिश की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नैब को हिदायत की और नैब ने तहकीकात शुरू की, जो अब तक जारी है। और उनमें से एक केस में आज आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मजीद केसेस अभी बाकी हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर इसमें बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब से कुछ देर पहले लबनान की पूरी काबीना वजीर आजम समेत मुस्ताफी हो गई है। लबनान में मुआशी सूरत हाल पहले ही ठीक नहीं थी। 15-15 घंटे की लोड शेडिंग, बेरोजगारी और बहुत बुरे हालात थे, जिसकी वजह से अवाम हुकूमत से खुश नहीं थे। मगर 6 दिन पहले होने वाले धमाकों के बाद अवाम में हुकूमत के खिलाफ गुस्सा मजीद बढ़ गया। इस वाक़े के बाद अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। लोग सड़कों पर हैं, हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। आज भी मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश की। सख्त अवामी रद्द-ए-अमल के बाद
पहले 3 वज़रा और फिर 7 अरकान पार्लियामेंट ने इस्तीफ़ा दिया। फिर अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म ने काबीना समेत मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद बहैसियत वज़ीर आज़म अपने आखिरी खिताब में उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते बेरूत में होने वाला धमाका इस करप्शन का नतीजा है जिसने लबनानी सियासत को कई सालों से घेर रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इसलिए मुस्ताफ़ी हो रहे हैं ताकि अवाम के साथ खड़े हो सकें और उनके साथ तब्दीली की लड़ाई लड़ सकें। लबनान में अवाम का गुस्सा महज हालिया धमाके की वजह से नहीं है, बल्कि मुआशी हालात की खराबी और अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करने की वजह से अवाम गुज़िश्ता साल अक्टूबर से एहतजाज कर रही है। कोरोना की वजह से एहतजाज में कमी आई, मगर हालिया धमाके के बाद गुज़िश्ता 3 दिन से एहतजाज में शिद्दत आ गई है। 3 दिन से पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला था कि 6 साल पहले अमोनियम नाइट्रेट के ज़ख़ीरे को ज़ब्त किया गया था। गफलत की वजह से उसी ज़ख़ीरे के करीब आग लग गई थी, जिसकी वजह से जोरदार धमाका हो गया। बाद में पता चला कि मुतालिका इदारे बार बार खबरदार कर रहे थे कि अमोनियम नाइट्रेट के ज़ख़ायर ख़तरनाक हो सकते हैं, मगर गफलत का मुजाहरा किया गया, जिसके नतीजे में बहुत बड़ी तबाही हुई। हुक्काम के मुताबिक इस खौफनाक धमाके के नतीजे में 185 अफराद जान से जा चुके हैं, 5000 से ज़ायद ज़ख्मी और 3 लाख बेघर हो चुके हैं। इब्तिदाई तौर पर 15 अरब डॉलर्स के नुकसान का अंदाजा लगाया गया है। लबनान की हुकूमत ने जिम्मेदारों को सजा देने का ऐलान किया था, मगर अवाम ने वादे पर एतबार नहीं किया। सड़कों पर आ गए, पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, जिसके नतीजे में आज लबनानी वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना पड़ा। इन धमाकों के बाद आलमी इदारों की जानिब से 30 करोड़ डॉलर्स की इमदाद का ऐलान किया गया और साथ ये भी कहा गया कि ये इमदाद हुकूमत को नहीं बल्कि बराह रास्त अवाम को दी जाएगी। गुज़िश्ता साल अक्टूबर से अवाम हुकूमत से नाराज़ हैं। इस दौरान हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज हुआ था, जिसके बाद गुज़िश्ता साल नवंबर में लबनानी वज़ीर आज़म साद हरीरी को भी इस्तीफ़ा देना पड़ा था, जिसके बाद दिसंबर में हसन दयाब ने नए वज़ीर आज़म बने थे और अब उन्हें भी मुस्ताफ़ी होना पड़ा है। लबनान के हालात बहुत बुरे हैं। अल्लाह